हमारे सामने राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि राज्य वृक्ष कौन सा है या राज्य पक्षी कौन सा। हम इन प्रतीकों के पीछे जो आत्मा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चिन्ह नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान की कहानियां हैं। बिल्कुल सही कहा। ये प्रतीक एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये राजस्थान का डीएनए है। डीएनए, हाँ। हर प्रतीक एक धागा है, कोई प्रकृति के साथ अटूट रिश्ते का, कोई इंसानी जज्बे का, तो कोई कला और संस्कृति की गहरी जड़ों का। सही। जब हम इन धागों को एक साथ देखते हैं तब जाके राजस्थान की वो पूरी तस्वीर बनती है। हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर ध्यान देंगे। क्यों खेजड़ी का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि बलिदान का एक स्मारक है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। सफर की शुरुआत उसी प्रतीक से करते हैं जो शायद राजस्थान की मिट्टी और उसके लोगों के दृढ़ संकल्प को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है। खेजड़ी। हाँ, राज्य वृक्ष खेजड़ी। इसे 31 अक्टूबर 1983 को यह दर्जा मिला। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। हाँ। और इसके पीछे वजह है बहुत गहरी है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका गुण। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरीरा। प्रोसोपिस सिनेरीरा। जी, ये प्रोसोपिस जीनस इसे उन चुनिंदा पौधों में से एक बनाता है जो कम पानी में भी गहराई तक जड़ें जमाकर रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं। मतलब इसका नाम ही इसकी शक्ति बताता है। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये एक पारिस्थितिकी योद्धा है। बिल्कुल। और सांस्कृतिक रूप से भी देखिए, लोक देवता गोगा जी और झुंझार जी के थान मतलब पूजा स्थल अक्सर इसी पेड़ के नीचे होते हैं। अच्छा। तो ये आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है ना? मुझे इसकी स्थानीय शब्दावली भी बहुत दिलचस्प लगी। मतलब इसके हर हिस्से का एक नाम और एक उपयोग है। हाँ, जैसे फूलों को मिंजर कहते हैं, और हरे फल को सांगरी, जिसकी सब्जी तो बहुत प्रसिद्ध है, और सूखे फल को खोखा कहा जाता है। यानी ये पेड़ अपने हर रूप में जीवन देता है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो सबसे शक्तिशाली पहलू है ना, वो है इसका ऐतिहासिक महत्व। हम चिपको आंदोलन के बारे में सुनते हैं। हाँ, उत्तराखंड का। लेकिन उसकी प्रेरणा शायद यहीं से मिली थी, खेजड़ली आंदोलन से। 1730 वाला। हाँ, 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के मंत्री ने पेड़ काटने का आदेश दिया। तब बिश्नोई समुदाय की अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया और अपनी जान दे दी। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब 18वीं शताब्दी में पर्यावरण संरक्षण के लिए, और वो भी एक महिला के नेतृत्व में। जरा सोचिए, ये उस समाज और उन मूल्यों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, 1604 में कर्मा और गोरा ने भी ऐसा ही बलिदान दिया था। इसीलिए तो आज भी हर साल 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक पेड़ को याद करने का दिन नहीं है, ये उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को याद करने का दिन है कि प्रकृति इंसान से ऊपर है। और 1988 में इस पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। जी, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान के लचीलेपन का एक जीवित प्रतीक है। तो खेजड़ी का पेड़ जीवन और दृढ़ता का प्रतीक है। लेकिन रेगिस्तान सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, इसमें अप्रत्याशित सौंदर्य भी है। और यहीं पर हमारा अगला प्रतीक राज्य पुष्प रोहिड़ा तस्वीर में आता है। बिल्कुल। अगर खेजड़ी रेगिस्तान का योद्धा है तो रोहिड़ा उसका श्रृंगार है। वाह। इसे भी 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। इसके उपनाम देखिए, मरुस्थल का सागवान और राजस्थान की मरुशोभा। मरुशोभा। जब मार्च अप्रैल में इसके चमकीले नारंगी लाल फूल खिलते हैं तो ये उस सूखी धरती पर आग की तरह लगते हैं, एक खूबसूरत आग। मरुस्थल का सागवान नाम क्यों पड़ा? मतलब क्या इसकी लकड़ी में कोई खास बात है? हाँ, इसकी लकड़ी सागवान की तरह ही बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, इसीलिए इसे मारवाड़ टीक भी कहते हैं। अच्छा, मारवाड़ टीक। तो ये प्रतीक हमें बताता है कि राजस्थान की प्रकृति में सिर्फ सहनशीलता ही नहीं बल्कि सुंदरता और उपयोगिता भी है। ये विपरीत परिस्थितियों में खिलने का प्रतीक है। पेड़ों और फूलों से आगे बढ़कर अब हम उस जीव की बात करते हैं जिसकी कहानी थोड़ी चिंताजनक है। राज्य पक्षी गुडावन, यानी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे 1981 में यह दर्जा मिला था, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? गुडावन राजस्थान के नाजुक घास के मैदानों का प्रतीक है, लेकिन ये एक दुखद कहानी भी है। दुखद क्यों?
इसे सोहन चिड़िया और मालमोडी जैसे प्यारे नामों से जाना जाता है। पर यह शर्मीला पक्षी आज गंभीर रूप से खतरे में है। ये मुख्य रूप से जैसलमेर के राष्ट्रीय मरूद्यान, अजमेर के पास सुकलिया और बारंग के सोर सीसन में पाया जाता है। मैंने पढ़ा कि 2010 में इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में डाला गया था। ये IUCN क्या है, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ एक वैश्विक संस्था है जो ये हिसाब रखती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है। उसकी जो रेड डाटा लिस्ट है वो एक तरह की चेतावनी सूची है और गोंडावन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मतलब विलुप्त होने से बस एक कदम पहले? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो क्या इसके संरक्षण के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, प्रयास जारी हैं। जोधपुर में इसका एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है जहां कृत्रिम रूप से चूजों को जन्म देकर उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गोंडावन की कहानी हमें याद दिलाती है कि ये प्रतीक सिर्फ गर्व करने के लिए नहीं है, बल्कि इनकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सही कहा। ये एक बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं राज्य पशु पर, और यहाँ एक बहुत ही अनूठी बात है। राजस्थान में एक नहीं बल्कि 2 राज्य पशु हैं। हाँ, अलग अलग श्रेणियों में। और ये वर्गीकरण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राजस्थान अपने जंगली और पालतू दोनों तरह के जानवरों के महत्व को समझता है। पहली है वन्य जीव श्रेणी, जिसमें आता है चिंकारा। चिंकारा। इसे 1991 में गोंडावन के साथ ही यह दर्जा मिला था। यह एंटीलोप प्रजाति का एक बेहद फुर्तीला और सुंदर जीव है जिसे छोटा हिरण भी कहते हैं। अच्छा। ये राजस्थान के शुष्क परिदृश्य की जंगली और आजाद आत्मा का प्रतीक है। और दूसरी श्रेणी है पशुधन, जो इंसानों और जानवरों के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। और इस श्रेणी का सितारा है हाँ, ऊंट। इसे काफी बाद में 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया। रेगिस्तान का जहाज, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसे राज्य पशु का दर्जा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेगिस्तान का जहाज अब खुद एक तूफान में फंस गया। मतलब? मशीनीकरण के कारण ऊँटों की उपयोगिता कम हुई और उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। इन्हें राज्य पशु का दर्जा देना एक तरह से उनके संरक्षण और उनसे जुड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने की कोशिश थी। अच्छा, तो ये एक संरक्षण का कदम था। हाँ, क्योंकि ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये राजस्थान के लिए एक पूरी जीवन शैली रहा है। और ऊंट से जुड़ी संस्कृति भी तो उतनी ही समृद्ध है। नाचना नस्ल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, तो गोमट सवारी के लिए मशहूर है। फिर बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, लोक देवता पाबूजी जिन्हें ऊंटों का देवता माना जाता है, और गोरबंद गीत जो ऊंट के श्रृंगार का जश्न मनाता है। हाँ। और बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला को कैसे भूल सकते हैं, जो ऊंट की खाल पर की जाती है। हमारे स्रोतों में कैमल मैन अशोक टांक का भी जिक्र है, जो इस संस्कृति को बचाने में लगे हैं। तो ऊंट का प्रतीक हमें इंसान और जानवर के बीच के उस सहजीवी रिश्ते की याद दिलाता है जो सदियों से राजस्थान की पहचान रहा है। बिल्कुल। ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन राजस्थान की पहचान उसकी कला और संस्कृति के बिना अधूरी है। और यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले प्रतीक हैं। बिल्कुल, और शायद सबसे हैरान करने वाला है राज्य खेल। हाँ, ज्यादातर लोग किसी पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी या ऊंट दौड़ की उम्मीद करेंगे, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। और इसे ये दर्जा आजादी के ठीक बाद 1948 में ही दे दिया गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इसके पीछे की कोई खास वजह? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इसका कोई एक स्पष्ट जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन ये शायद उस दौर की सोच को दर्शाता है। जैसी सोच? आजादी के बाद देश एक आधुनिक पहचान बनाना चाहता था और बास्केटबॉल जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल को अपनाना शायद उसी प्रगतिशील सोच का एक हिस्सा था। ये दिखाता है कि राजस्थान सिर्फ अपनी परंपराओं में बंधा हुआ ही नहीं है, बल्कि वो नई चीजों को अपनाने के लिए भी तैयार रहा है। ये एक बेहतरीन दृष्टिकोण है। ये वही दूरदर्शिता है जो हमें जयपुर शहर की बनावट में भी दिखती है, जिसकी स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। बिल्कुल, उस जमाने में ग्रिड पैटर्न पर आधारित एक पूरा शहर बसाना एक बहुत ही आधुनिक विचार था। सही। लेकिन जब बात नृत्य की आती है तो राजस्थान पूरी तरह से अपनी जड़ों की ओर लौट आता है। राज्य नृत्य है घूमर। घूमर। इसे राजस्थान की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और ये उपाधियां इसके साथ पूरा न्याय करती हैं।
ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये एक उत्सव है, एक सामाजिक अनुष्ठान है जो महिलाओं को एक साथ लाता है। इसके अलग अलग रूप भी हैं, है ना? हाँ, जैसे बच्चियों के लिए झूमरियों, स्त्रियों के लिए घूमर और गरासिया जनजाति का लूर। ये विविधता इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। घूमर के बाद अब आते हैं राजस्थान की आवाज पर। राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ये गीत तो मतलब राजस्थान की मेहमान नवाजी का पर्याय बन चुका है। बिल्कुल। इसे पहली बार उदयपुर की मांगीबाई ने गाया था, पर इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई ने। उनकी आवाज में वो जो एक पुकार है, वो सीधे रेगिस्तान की रूह से निकलती महसूस होती है। सच में। और उस आवाज का साथ देने के लिए एक अनूठा वाद्यंत्र भी है, अलगोजा। हाँ, अलगोजा। ये 2 बांसुरियों का एक जोड़ा है जिसे एक साथ बजाया जाता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा कमाल की लगी वो है इसके कलाकार रामनाथ चौधरी। वो इसे नाक से बजाते हैं। हाँ, और ये कोई कर्तव्य या नौटंकी नहीं है। इसके लिए सांस पर असाधारण नियंत्रण और सालों का अभ्यास चाहिए। जरा सोचिए। ये दिखाता है कि लोक कलाकार अपनी कला को किस जुनून के साथ एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। ये उनकी साधना का प्रतीक है। कला, संगीत और नृत्य के बाद अब बात करते हैं साहित्य की, यानी राजस्थान के शब्दों की शक्ति की। राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक मशाल थे। बूंदी में जन्मे उन्हें नव जागरण का पुरोधा कवि और रसावतार भी कहा जाता है। रसावतार? रसावतार का मतलब है जो अपनी कविताओं से हर तरह का रस, खासकर वीर रस, जगाने में माहिर हो। अच्छा। उनकी रचनाएं वंश भास्कर और वीर सतसई डिंगल भाषा में है। ये डिंगल भाषा क्या है? डिंगल पश्चिमी राजस्थान की एक साहित्यिक भाषा थी जिसे खास तौर पर वीरता और शौर्य की कविताएं लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये चारणों और भाटों की भाषा थी? बिल्कुल। अंग्रेजों के समय जब कई राजपूत शासक हिम्मत हार रहे थे, तब सूर्यमल मिश्रण ने अपनी कविताओं से उनमें फिर से वीरता की भावना जगाई। वो शब्दों के जरिए क्रांति लाने वाले कवि थे।